What's up? This is Rajat here. In today's class हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है, एंड देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या होती है, एंड देन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कुछ असम्पशंस लिए गए। पहला असम्पशन ये था कि जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक बॉन्डिंग होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है लिगेंड, ऐसा कुछ होता है, इसमें कुछ वाई चार्ज होते हैं माइनस समथिंग प्लस। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है इस टाइप का होता है। तो N जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, L जो होता है लिगेंड होता है। तो अगर पहला इसमें असम्पशन ये लिया गया कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड होगी, पहला असम्पशन ये लिया गया कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। सेकंड असम्पशन ये बोला गया अगर लिगेंड हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, एंड अगर सेंट्रल मेटल एटम में जो चार्ज होगा वो बेसिकली क्या होगा, जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और अगर कोई भी हमारे पास लिगेंड न्यूट्रल है लाइक NH3 लाइक H2O, तो उस केस में जो पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज होगा उसकी वजह से आयनिक फोर्सेस या आयनिक बॉन्ड क्रिएट होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में लाइक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी in octahedral complexes. So octahedral complexes में crystal field theory कैसे होती है? तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि हमारे पास जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, हमारे पास d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 d ऑर्बिटल्स लाइक dxy, dyz, dzx and dxy minus y square, dz square। तो जानते हैं कि जो भी d ऑर्बिटल्स होते हैं इनिशियली बिना किसी फील्ड के डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजनरेट का मतलब ये होता है कि अगर ऑर्बिटल्स, हर एक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी तो उसको हम बोलते हैं डीजनरेट। तो अगर कोई भी अगर हमारे पास कोई फील्ड नहीं है, लाइक कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, उस समय तक जो ऑर्बिटल्स रहते हैं वो डीजनरेट रहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कब बनता है, जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2, तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास शेप जो मिलता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप जो होता है वो होता है जनरली स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप होता है। हमारे पास स्क्वायर के चारों कोनों पे लिगेंड होते हैं, अप एंड डाउन लिगेंड होते हैं, और सेंट्रल मेटल जो होता है वो स्क्वायर के सेंटर पे होता है। इसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप या ऑक्टाहेड्रल शेप। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, अगर हम x y z एक्सिस माने, अगर हम x y z एक्सिस माने तो इसमें हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं बेसिकली वो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से अप्रोच करते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स, जो जैसे दो ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं लाइक dx² y² एंड dz², ये दो ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो एक्सिस के अलोंग होते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अगर हम dx² का शेप बनाएं, कुछ स्टूडेंट्स कुछ ऐसा होता है dx² y² का शेप, ये x होता है, ये y होता है। अगर हम dz² का शेप बनाएं कुछ, तो ये कुछ ऐसा होता है, ये z एक्सिस, इसको बोलते हैं dz²। तो d ऑर्बिटल्स में दो d ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो एक्सिस के अलोंग होते हैं। गाइस हमने सीखा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए होगी, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या होता है कि जो भी लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, वो एक्सिस के अलोंग करते हैं। तो अगर जो भी ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग आएगा वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा। तो रिपल्शन जितना ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस केस में जो दो ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और बाकी जो तीनों ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के अलोंग नहीं है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी कम होगी। तो उनकी एनर्जी जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं अनसिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड में, जब लिगेंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी जो होती है वो लॉस हो जाती है और स्प्लिटिंग हो जाती है। सबसे पहले जो ग्राउंड स्टेट से क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऊपर आते हैं स्टेट में, इस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलते हैं बैरी सेंटर। सो बैरी सेंटर पे आने के बाद अगर लिगेंड और अप्रोच करते हैं एक्सिस के अलोंग, तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो पार्ट में टूट जाते हैं। एक होता है T2g ऑर्बिटल्स, एक होता है Tg ऑर्बिटल्स।
ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक dx² - y² एंड dz²। सो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि ये एक्सिस के अराउंड लाई करते हैं। और t2g ऑर्बिटल्स जो कि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक dxy, जो इसमें होते हैं वो होते हैं dxy, dyz और dzx। ये होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो इनकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है क्योंकि ये एक्सिस के अराउंड लाई नहीं करते हैं, एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। लाइक अगर ये x है ये y है तो इसको बोलेंगे dxy। तो इनको रिपल्सन कम फेस होता है तो इसकी एनर्जी घट जाती है। तो हम कुछ नया प्रूफ इसमें प्रूफ जो होगा सिंपली क्या होता है, बुक में लिखा होता है कि t2g ऑर्बिटल्स ये हो गए, eg ऑर्बिटल्स ये हो गए, और ये जो होता है वो मेंशन होता है कि 0.6 डेल्टा नॉट है, और ये जो मेंशन है -0.4 डेल्टा नॉट है। तो हम इसका बेसिकली हम प्रूफ डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कैसे ये 0.4 डेल्टा नॉट, कैसे ये 0.6 डेल्टा नॉट आता है बेसिकली। तो x का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो डेल्टा नॉट होता है वो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा नॉट। तो जो इजी ऑर्बिटल्स और t2g ऑर्बिटल्स के बीच की जो एनर्जी होती है, कंप्लीट एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा नॉट। 0.6 ये होता है, 0.4 ये होता है, टोटल होता है डेल्टा नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको x अज्यूम करेंगे, y अज्यूम करेंगे। तो जो पहला हमारे पास रिलेशन हो जाएगा बेसिकली, पहला रिलेशन हो जाएगा कि x + y = डेल्टा नॉट। पहला इक्वेशन ये हो जाएगा हमारे पास कि x और y की जो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा नॉट। और इसमें खास बात ये भी है कि x का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है। गाइस x का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन t2g ऑर्बिटल में आता है, t2g ऑर्बिटल में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इनिशियल स्टेट से x टाइम्स डिक्रीज हो गई, x टाइम्स घट गई। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन eg ऑर्बिटल में जाता है तो y का मतलब ये है कि y टाइम्स उसकी एनर्जी बढ़ गई, मतलब जितनी एनर्जी पहले थी उतनी y टाइम्स एनर्जी बढ़ गई उसकी। इसका मतलब ये होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो y हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो 2y हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4y हो जाएगा बेसिकली। और हम ये जानते हैं कि जितना एनर्जी बैरी सेंटर से जितना एनर्जी इजी में जाने में इंक्रीज होता है, सेम टोटल एनर्जी उतना ही एनर्जी डिक्रीज होता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ईजी ऑर्बिटल्स में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं इसमें। और t2g ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हो सकते हैं 6, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी x से डिक्रीज करती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो डिक्रीज करेगी वो होगी 6x से। तो जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है उतनी एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी y से इंक्रीज होती है तो 4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितने से इंक्रीज होगी, 4y से। इसको अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू आ जाती है कि y = 0.6 डेल्टा नॉट, x = 0.4 डेल्टा नॉट। कैसे आती है, अगर y = क्या आ जाएगा, यहां से y = आ जाएगा 4/6 into x, that is 1.5x। अगर y = 1.5x को यहां पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि x + 1.5 into x = डेल्टा नॉट। So x comes out to be 0.4 डेल्टा नॉट। x की वैल्यू आ गई 0.4 डेल्टा नॉट। सिमिलरली y की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, x की वैल्यू ऐसे आपकी 0.4 डेल्टा नॉट, y की वैल्यू 0.6 डेल्टा नॉट। तो यहां पे सिंपली मेंशन होता है कि दिस इज इक्वल्स टू +0.6 डेल्टा नॉट एंड दिस इज -0.4 डेल्टा नॉट। याद करने के लिए हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि इजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, तो इजी मींस 2 ऑर्बिटल होंगे। t2g 3 वर्ड से मिलकर बना है, तो t2g मींस 3 ऑर्बिटल्स होंगे, dxy डिवाइडेड dzx। तो ऐसे कुछ स्प्लिटिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां आएगा, लाइक सेकंड यहां पे, थर्ड यहां पे। तो यहां पे जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पर्टिकुलर स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स में, उसमें क्या होता है कि दो केस होता है कि पहले या तो लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है या लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। अगर लिगेंड स्ट्रांग फील्ड होगा तो पेयरिंग कुछ और होगा, पेयरिंग किसी और तरीके से होगा। अगर लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग किसी और तरीके से होगा। तो एक और नया टर्म डिफाइन करते हैं, एक और टर्म है लाइक स्टार इफेक्ट, जीमेल इफेक्ट। क्या होता है, अगर स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है
तो उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट। अगर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा तो हम उसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। अगर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है तो उसे हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट। ओके, सो अब हम एक नया टर्म डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होता है। तो क्रिस्टल फील्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है, हर साल क्वेश्चन इसी से मैक्सिमम होते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, तो इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं गाइस। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का मतलब होता है कि स्प्लिटिंग होने से पहले एंड स्प्लिटिंग होने के बाद जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, टोटल समेशन ऑफ एनर्जी क्या है, उसके बारे में हमें क्रिस्टल स्टेबलाइजिंग एनर्जी बताता है बेसिकली। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि समेशन ऑफ एनर्जी, हम इसे बोलेंगे गाइस समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की समेशन एनर्जी आफ्टर स्प्लिटिंग माइनस बिफोर स्प्लिटिंग। एनर्जी डी ऑर्बिटल्स मींस आफ्टर स्प्लिटिंग होने के बाद, जो डी ऑर्बिटल्स के डिजेनरेसी लॉस होने के बाद जो एनर्जी उसके पास इस समय है, माइनस इनिशियली जब डिजेनरेसी नहीं हुआ था उस समय क्या एनर्जी था, इसके बारे में हमें बताता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो गाइस अब हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला दिया जाता है गाइस, वो दिया जाता है कि माइनस टाइम्स 0.4 डेल्टा इनटू n टाइम्स प्लस 0.6 डेल्टा इनटू n टाइम्स e ऑर्बिटल प्लस x, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो p होता है बेसिकली ये पेयरिंग एनर्जी के बारे में बताता है भाई। लाइक अगर जो x होता है वो x क्या होता है, x जो होगा वो होता है डिफरेंस इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि स्प्लिटिंग होने के बाद जो पेयरिंग जितने पेयर्ड होंगे, लाइक अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो उसमें पेयरिंग होती है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होती है। स्ट्रांग फील्ड फेवर्स पेयरिंग एंड वीक फील्ड डू नॉट फेवर पेयरिंग। सो अगर पेयरिंग होने से पहले, पेयरिंग होने के बाद जो ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस होता है उसको हम x बोलते हैं। लाइक अगर जैसे अगर ये तीन ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास Eg ऑर्बिटल्स हैं, तो इनिशियली अगर बिना पेयरिंग के, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता, अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन करना होता तो ऐसे हम करते। लाइक अगर वीक फील्ड लिगेंड है, हमारे पास d5 कॉन्फ़िगरेशन है, d5 कॉन्फ़िगरेशन, तो हम पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, तो d5 में अगर वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच करेगा तो ऐसे फीलिंग होगी। अगर d5 के केस में अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, बेसिकली स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के केस में क्या, 1 2 3 4 5, ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहां ना आके बेसिकली ये पेयरिंग कर लेंगे। स्ट्रांग फील्ड के केस में क्या होगा, पेयरिंग कर लेंगे। तो पेयरिंग करने से क्या होगा, बेसिकली इसमें पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड हो जाएगा। तो पहले हमारे पास एक भी जो डी ऑर्बिटल्स थे पेयर्ड नहीं थे, अब क्या हुआ, हमारे पास दो जो डी ऑर्बिटल हो गए वो पेयर्ड हो गए। तो जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 0 दैट इज 2। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, अब प्लस इनटू पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो दोनों केस में जो स्प्लिटिंग में फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डिफरेंट होता है।